Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So today we will be attempting the past paper October-November 2024 and we will continue this. Okay. So we had done question number 2 in the last class and in today's class we will be attempting question number 3. थोड़ी सी माजरत आप लोगों से 15-20 मिनट क्लास लेट हो गई। मैं नमाज जमात से पढ़ने चला गया था आज। तो खैर कोई मसला नहीं, 15 मिनट एक्स्ट्रा भी हो जाएगी ना, तो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। 2 मार्क का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। और सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि यार ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। सवाल क्या कह रहा है भाई? सवाल कह रहा है कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि यार ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। तो यार आप सबको पता है ना कि हमारे मुल्क में एक जगह है, उसका नाम है फॉरेक्स। सही है। और उस फॉरेक्स की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेक्स को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो यार ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या कौन सी जगह है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो जगह है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो जगह है जहां पे करेंसी की बाइंग और सेलिंग होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो जगह है जहां पर करेंसी की बाइंग और सेलिंग होती है। यानी कि वहां पर आप करेंसी की एक्सचेंज करते हो और करेंसी को खरीदते हो और बेचते हो। तो अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो आ जाएं शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट is where there is buying and selling of currency, is where there is buying and selling of currency। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज वेयर देयर इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी विद द एंड एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी विद द अदर करेंसी। सही कह रहा हूँ भाई? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है भाई? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो जगह है जहां पे करेंसी की बाइंग और सेलिंग होती है और एक करेंसी दूसरे के साथ एक्सचेंज होती है। वेरी इजी। पार्ट बी की तरफ आते हैं। ओके, पार्ट बी क्या कह रहा है? एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई अ फर्म में अडॉप्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन। 4 मार्क का सवाल है। तो मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी 4 मार्क का सवाल आता है पार्ट बी के अंदर, हमेशा 4 मार्क का सवाल आएगा। और मैंने आपको बताया है कि जब भी 4 मार्क का सवाल आएगा तो यू ऑलवेज गेट 2 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। तो 4 नंबर के सवाल में आपको 2 पॉइंट्स लिखने होंगे और उस 2 पॉइंट में हर पॉइंट के 2 मार्क है। तो 4 पॉइंट के कितने मार्क हो गए? 4 पॉइंट के 2 पॉइंट के 4 मार्क्स हो गए। ऐसा ही है भाई। एक पॉइंट के 2 मार्क हैं तो 2 पॉइंट के 4 मार्क हो गए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी मार्क्स की? 1 मार्क नॉलेज, 1 मार्क एनालिसिस। तो जिस बच्चे ने नॉलेज दी, एनालिसिस नहीं दी, तो उसको मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो याद रखना, 1 मार्क नॉलेज का होगा और 1 मार्क एनालिसिस का होगा। ऐसा ही है भाई। तो मुझे एक बात बताओ कि फर्म्स लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड की तरफ क्यों जाएगी? फर्म लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड की तरफ क्यों जाएगी? वजह, वजह 2 रीजन बता के यार फर्म लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड की तरफ क्यों जाएगी। तो पहला रीजन, फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है कि यार कैपिटल जो है ना महंगा हो गया हो, कैपिटल की प्राइस बढ़ गई हो। ये पहला रीजन हो सकता है कि कैपिटल जो इसका सब्स्टिट्यूट है वो महंगा हो गया हो। दूसरा, लेबर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट होती है। ठीक है। लेबर कस्टमर की चेंज को फौरन से अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, एडेप्टिव टू चेंज, चेंज को फौरन से अडॉप्ट कर लेती है। और उसके अलावा क्या हो सकता है? और क्या रीज़न हो सकता है? और फ्लेक्सिबल हो सकती है, अलग अलग चीज़ बना सकती है। ठीक है। और क्या रीज़न हो सकता है कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन फर्म अडॉप्ट करेगी? कि एक और भी रीज़न ये लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक माल बना के दे सकती है। ठीक है ना भाई? तो यार अगर कोई बच्चा ये सारी चीज़ें लिखता है ना कि कैपिटल सस्ता हो गया, तो सिर्फ 1 मार्क मिलेगा।
आप बताओ कैपिटल के सस्ते होने से फर्म लेबर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड कैसे अडॉप्ट कर रही है? कैपिटल के महंगा होने से, सही है, कैपिटल के महंगा होने से, इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट फुलफिल होने से, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, लेबर मोर प्रोडक्टिव एफिशिएंट है, लेबर चेंज अडॉप्ट कर लेती है फॉरेन से। इन सारे रीजंस की वजह से, इन सारे के सारे रीजंस की वजह से फर्म लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक कैसे अडॉप्ट करती है बेटा? एक बच्चा पूछ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है। भाई एक मशीन है, वो एक मशीन एक पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए बनी है। जैसे एक मशीन है, वो ये आईफोन बनाएगी, वो स्क्रीन बनाएगी, तो अब वो दूसरी चीजें नहीं बना सकती, ठीक है ना? वो इसी शेप का, इसी साइज का एक एक चीज एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी होगी, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन पे काम हो रहा होता है। लेकिन लेबर है ना, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना? अगर आप मशीन को बोलोगे तो मशीन सेम साइज के शलवार कमीज कमीज बना के देगा। लेकिन आप लेबर को बोलोगे तो लेबर फ्लेक्सिबल है। वो आप बोलोगे इसको कॉलर नहीं, मुझे शेरवानी कॉलर चाहिए, मुझे शलवार की जगह पजामा चाहिए, तो वो आपको बना के देगा, बिकॉज इट्स फ्लेक्सिबल। लेकिन मशीन एक ही काम करेगी, ठीक है ना? तो आपको मैंने बताया है कि 4 मार्क के सवाल के अंदर हमेशा 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। चाहे वो बोले नहीं बोले, आपको आपके टीचर ने बता दिया 2 पॉइंट्स लिखने हैं, वरना ये सवाल के अंदर आपके पास प्रूफ मौजूद है कि ये 2 ही पॉइंट लिखने हैं। और 2 पॉइंट में हर पॉइंट के 2 मार्क हैं। 1 मार्क आपको नॉलेज का मिलेगा, 1 मार्क एनालिसिस का मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नॉलेज का मार्क गेन करके देंगे, जब तक आप इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि कैपिटल के बढ़ने से लेबर प्रोडक्टिव एफिशिएंट है, इसलिए फर्म लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक क्यों अडॉप्ट करेगी। जब तक आप ये समझा नहीं सकेंगे, यू वोंट गेट द मार्क फॉर एनालिसिस, ठीक है? नाउ लेट्स राइट, प्लीज स्टार्ट राइटिंग विद मी, ठीक है? वन रीजन वन रीजन one reason firms may adopt one reason firms may adopt one reason firms may adopt labor intensive one reason firms may adopt labor intensive production technique one reason firms may adopt labor intensive production technique is because capital has become expensive, so labor will appear so labor will appear रिलेटिवली चीपर। जब हम बताएंगे ना कि कैपिटल महंगा हो गया, ये नॉलेज है। जब हम बता रहे हैं कि कैपिटल के मुकाबले में लेबर सस्ता हो गया है, ये एनालिसिस है। और जब लेबर सस्ता होगा तो लेबर की डिमांड क्या हो जाएगी? लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है? तो इधर लिख दूं विच विल इंक्रीज इट्स डिमांड, ठीक है? किसकी डिमांड बढ़ेगी? लेबर की, ठीक है? ये पहला रीजन हो गया, 2 मार्क मिल गया आपको नॉलेज का और एनालिसिस का। अब क्या लिखोगे? अनदर रीजन इज दैट labor is another reason is that labor is more productive and efficient, comma, will be able to adopt, comma, will be able to adopt. Labor is more productive and efficient, comma, will be able to adopt. Labor is more productive and efficient and will be able to adopt. क्या adopt कर सकेगी? And will be able to adopt changes in demand according to requirements of customers, according to individual requirements of customer, according to individual requirements of customer, as labor is flexible, ठीक है? ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया, सही। अब पार्ट सी की तरफ आता हूँ, ठीक है जी? पार्ट सी, यू गाइस में कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे पूरा कराना है ABCD, तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, पार्ट सी। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। Analyze how macroeconomic aims of economic growth and balance of payment stability may conflict। 6 मार्क का क्वेश्चन है।
तो यार कोई बच्चा बताएगा प्लीज, आपको क्या सिखाया गया है? 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे? कोई बच्चा बताएगा? 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे? 3 पॉइंट्स आएंगे। और उन 3 पॉइंट्स की मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 1 मार्क नॉलेज, 1 मार्क एनालिसिस, और 1 मार्क नॉलेज, 1 मार्क एनालिसिस। ऐसा ही है भाई, 3 पॉइंट देने हैं आपको। जरा मुझे ऐसे ही याद दिला दो यार, गवर्नमेंट के 5 मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है प्राइस स्टेबिलिटी, दूसरा होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, तीसरा आपके सामने है इकोनॉमिक ग्रोथ, चौथा होता है बीओपी स्टेबिलिटी, पांचवा होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो जरा यार ये बता दो, इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? आपने क्या सीखा? इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? जरा चैट बॉक्स पे सबूत दें भाई। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है, जरा बताना प्लीज। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? जब कंट्री का क्या बढ़ता है? आउटपुट बढ़ता है। बेहतरीन, और जल्दी से बताना। इतनी बार करा चुका हूं। इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब कंट्री का आउटपुट बढ़ता है और कंट्री का जीडीपी बढ़ता है। गुड। और बीओपी स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? बीओपी किन चीजों का डिफरेंस है? बीओपी दो चीजों का डिफरेंस होता है। किन दो चीजों का बताएगा कोई बच्चा? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट दो चीजों का डिफरेंस है, आईओ, इनफ्लो आउटफ्लो। गुड। और बीओपी स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? कि बीओपी को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव का मतलब है इनफ्लो को बढ़ाना है, आउटफ्लो को कम करना है। तो पहले आपको मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ और बीओपी की डेफिनेशन ऐसे ही रिवाइज करा दी, ताकि कुछ नए बच्चे उनको कॉन्सेप्ट लर्न करने में आसानी हो। तो यार सवाल ये कह रहा है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और बीओपी स्टेबिलिटी के दरमियान फटा होता है। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि जब कंट्री के अंदर, अब मैं इधर है ना आपके सामने आपके लिए लिखता जाता हूँ, ठीक है? मैं इधर लिखता जाता हूँ आपके लिए। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट इधर लिखते हैं। जब कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, तो कंट्री के अंदर आउटपुट ज्यादा बन रहा होता है। जब आउटपुट ज्यादा बनता है ना, तो जॉब ज्यादा क्रिएट होती हैं। जब जॉब ज्यादा क्रिएट होती हैं तो लोगों की इनकम बढ़ती है। जब इनकम बढ़ती है तो क्या पता लोग इंपोर्ट्स कर रहे हो। अच्छी क्वालिटी की जिंदगी हर बंदा की ख्वाहिश होती है, हर बंदा अच्छी क्वालिटी की चीज इस्तेमाल करे। तो इनकम बढ़ेगी तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो मुल्क से आउटफ्लो बढ़ेंगे ना, क्योंकि जब मैं बाहर से माल खरीदूंगा तो अब मुझे बाहर उसको पेमेंट करनी है। तो मुल्क से बाहर पैसा जाएगा तो क्या बढ़ेंगे? आउटफ्लोज बढ़ेंगे। जब आउटफ्लोज बढ़ेंगे तो आपका जो बीओपी है वो किस में चला जाएगा? वो नेगेटिव में चला जाएगा। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। आपका बीओपी किस में चला जाएगा? नेगेटिव में। ऐसा ही है भाई। एक और पॉइंट लिख सकते हैं। अच्छा, इसी से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जे क्या है? जे जॉब्स हैं बेटा। एक बार में सुना करो। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो लोग इंपोर्ट्स कर रहे होंगे ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सपोर्ट्स कम होंगे। सही कह रहा हूँ भाई? जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इनकम बढ़ेगी, लोग इंपोर्टेड गुड के ऊपर खर्चा करेंगे, तो एक्सपोर्ट्स कम होंगे, तो मुल्क में पैसा कम आएगा, इनफ्लो कम होंगे। सॉरी। तो आपका जो बीओपी है वो किस में चला जाएगा? वो नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि क्या कम हो जाएंगे? इनफ्लोस कम हो जाएंगे। सही कह रहा हूँ? जी। क्लियर गाइस? आपका बीओपी किस में चला जाएगा? आपका बीओपी नेगेटिव में चला जाएगा। और बताओ, ये भी एक और पॉइंट सुनना। जब कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, तो रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो जाती है। डिप्लीशन या फिर एक्सप्लॉयटेशन। देखूं इधर, जब मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो मुल्क की डिप्लीशन या फिर रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है। तो यार अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ आई है, और सिंस पाकिस्तान एक इंपोर्टिंग कंट्री है ना, पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ तो आई है, लेकिन पाकिस्तान एक इंपोर्टिंग कंट्री है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाए तो पाकिस्तान ने तो अपनी सारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लिया, रिसोर्सेज खत्म हो गई। अब पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? अब पाकिस्तान को रॉ मटेरियल्स को क्या करना पड़ेगा, और कस्टमर को माल बना के देने के लिए रॉ मटेरियल्स को क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो जब इंपोर्ट करेंगे तो एक इन्फ्लेशन भी आएगी मुल्क में। कौन सी इन्फ्लेशन आती थी? जब आप इंपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल जिसकी डिमांड इनइलास्टिक थी, तो मुल्क में एक इन्फ्लेशन आती थी। गुड, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, बेहतरीन। और जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो मुझे बाहर पेमेंट करनी होगी। आउटफ्लोज बढ़ेंगे तो जो करंट अकाउंट की पोजीशन है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, वो वर्सन होगी। करंट अकाउंट की पोजीशन वर्सन होगी कहाँ पर? कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ठीक है? या फिर अभी भी लिख सकते हो, आपका बीओपी नेगेटिव में चला जाएगा। राइट? सही है बेटा। आप कोई भी पॉइंट लिखो, लेकिन आपको बीओपी को नेगेटिव में करके देना है। तो आप करेंसी डेप्रिसिएशन लिखो, कुछ भी करो,
मसला नहीं है, लेकिन आप बीओपी को इधर आके कनेक्ट करोगे। भाई जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ता है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जब प्रोडक्शन बढ़ती है ना, उसकी वजह से होती है। तो भाई प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज को रॉ मटेरियल कहते हैं। तो जब मैं ओवर प्रोडक्शन करूंगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो भाई रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाएंगे। जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे ना, तो फिर मुझे लॉन्ग रन में बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो पेमेंट दूंगा, आउटफ्लो बढ़ेंगे, करंट अकाउंट नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है भाई। और बताओ, और कुछ हो सकता है? एक और पॉइंट हो सकता है, एक बच्चे ने बताया था, मैं वो भी लिख देता हूँ। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ज्यादा लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब कंट्री का आउटपुट बढ़ता है, और आउटपुट इसलिए बढ़ता है क्योंकि एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी होती है ना। अच्छा, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है, या फिर मैं यूं कह सकता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से मुल्क में इन्फ्लेशन आ जाएगी। और जब इन्फ्लेशन आएगी तो गुड की प्राइस बढ़ जाएगी। तो मेरा जो गुड है वो क्या कहते हैं उसको, इंटरनेशनल मार्केट में अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम होंगे और बीओपी नेगेटिव में जाएगा। तो अब बच्चे के दिमाग में यहाँ पे सवाल आता है कि सर यार, एक्सपोर्ट्स वाली बात ऊपर तो कर ली थी। तो मेरी जान, एक्सपोर्ट्स वाली बात ऊपर इनकम से लिंक करी थी, यहाँ पे अलग पॉइंट से लिंक करी है। और इसके मतलब आप कुछ नया लेके नहीं आ सकते ना, आपको कनेक्ट तो यूं ही करना है, इनफ्लो आउटफ्लो से ही बात खत्म होगी, क्योंकि बीओपी का लेना देना ही उसी चीज के साथ है ना। तो आई होप आपको इसकी मार्किंग स्कीम क्लियर होगी, एंड वी शुड स्टार्ट राइटिंग ना। ओके, आ जाए। चले भाई, आए शुरू करते हैं पार्ट सी को, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स that there is an increase in output and GDP of the country, that there is an increase in output and GDP, which will increase 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 employment level, which will increase employment level, causing income to rise, causing income to rise. So people may import more. So people may spend more on imported goods. So people may spend more on imported goods, leading to an increase in outflows, leading to an increase in outflows, leading to an increase in outflows, resulting in leading to an increase in outflows, resulting in बीओपी नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, पेपर में ना आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ना आप नेगेटिव की साइन बना सकते हैं, आपको पूरा लिखना है। सही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखवा रहा हूँ। सेकेंडली, इकोनॉमिक ग्रोथ will result in exploitation of resources. Economic growth will result in exploitation. Economic growth will result in exploitation of resources. Secondly, economic growth will result in exploitation of resources. Um, so we will have to import. So we will have to import. So we will have to import. So we will have to import raw materials. So we will have to import raw materials in the long run. So we will have to import raw materials in the long run, which will increase outflows, which will increase outflows as more payments will be made, as more payments will be made, as more payments will be made, which will worsen the current account position, which will worsen the current account position on the balance of payment. ठीक है भाई।
ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया, सही। अब आपको एक और पॉइंट लिखना है इन ऑर्डर टू गेन 6 मार्क्स। लास्टली, इकोनॉमिक ग्रोथ will result in will result in inflation will result in inflation will result in डिमांड पुल इन्फ्लेशन कर लो और इसको क्लियर कर दो, अच्छी बात है। will result in, अब आप यूं लिखो कि will result in inflation in the country due to an increase in aggregated demand, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो will result in डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सही है ना, अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन तो है, लेकिन अगर क्लियर कर दो कि ये इन्फ्लेशन जो ईडी के बढ़ने से आती है इसको डिमांड पुल कहते हैं। will result in demand pull inflation due to an increase in aggregated demand. So it will make our exported goods less competitive. So it will make our exported goods less competitive. So it will make our exported goods appear less competitive. It will make our exported goods appear less competitive in international market. So it will make our exported goods appear less competitive in international market. It will make our exported goods appear less competitive in international market, um, which will reduce inflows, क्योंकि एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहे होंगे ना, लेस कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे, कॉमा रिड्यूसिंग इनफ्लोस, कॉमा रिड्यूसिंग इनफ्लोस, कॉमा worsening the position of current account ऑन दी बीओपी। ठीक है, ये आपके 6 मार्क पूरे हो गए, सही है भाई। क्या पार्ट ए, बी और सी आप लोग सबको क्लियर है? प्लीज रिप्लाई मी विद यस ऑन द चैट बॉक्स। यार ये आपके सामने 8 मार्क का क्वेश्चन है, डिस्कस वेदर और नॉट अ हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी इज लाइकली टू एग्जिस्ट इन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। तो अब आपको बताना होगा कि हाँ यार, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी होती है। और आप बताओगे कि हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि सवाल है वेदर और नॉट, हाँ या ना। तो 8 मार्क के सवाल में आपको हमेशा 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, 2 अग्री करना है, 2 डिसअग्री करना है। एक काम की बात, आप मार्किंग स्कीम में जाके देख लो, आप एग्जामिनर रिपोर्ट जाके देख लो, बोलोगे तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। देर इज नो डेफिनेशन नो कंक्लूजन। ये सब बकवास बात है कि डेफिनेशन लिखनी है, कंक्लूजन लिखनी है, कुछ भी नहीं है। 2 फायदे 2 नुकसान, डायग्राम बनाओ, लिंक करो, दैट्स इट। डायग्राम भी क्रेडिट मार्क्स आपको देती हैं, लेकिन मेरा हर बच्चा डायग्राम बनाता है, आपको बनानी आपके लिए लाजमी है, आप यूं समझो। अब यहां पर आकर पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूं व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम। 3 इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, मार्केट इकोनॉमी, प्लैन्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम वो है जो प्राइवेट प्रोड्यूसर के कंट्रोल में है, ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसके अलावा वो किसी और चीज को कंसिडर नहीं करता। प्लैन्ड इकोनॉमी वो है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और उनका काम सिर्फ सोशल वेलफेयर में आवाम की खिदमत करना। मिक्स्ड वो होती है जिसमें दोनों होती हैं, जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर हरकतें कर रहा होता है उसको गवर्नमेंट पॉलिसी लगा लगा के कंट्रोल करती है। जैसे कुछ बता देता हूँ आपको, डीमेरिट गुड की ओवर एलोकेशन होती है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में, तो मिक्स के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी लगा के, टैक्स टैक्स लगा के, एडवर्टाइजमेंट करके उसको रोक लेती है। इसी तरीके से मेरिट गुड पब्लिक गुड मोनोपोली को नेशनलाइज करती है, मेरिट गुड की सब्सिडी देती है। सारे मसले मसाइल हल होते हैं मिक्स्ड में, जहाँ पे गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। अब सवाल कह रहा है कि क्या मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी होगी, यस और नो। तो इसका आंसर है कि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगी। हाँ तो यार, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट प्रोड्यूसर होता है और वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा होगा। जब वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा होगा ना, तो गुड्स की डिमांड कम होगी। जब गुड्स की डिमांड कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, पॉवर्टी ज्यादा होगी। मैं हर पहला पॉइंट कि भाई मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट प्रोड्यूसर होता है, उसका इन प्रॉफिट होता है, इसलिए वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, तो डिमांड कम होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी और इसकी वजह से पॉवर्टी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट,
मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम प्राइवेट प्रोड्यूसर के कंट्रोल में, जिधर गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती, इसलिए वेलफेयर के ऊपर कोई काम नहीं करा जाता। कोई एजुकेशन हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा नहीं होगा, इसलिए पॉवर्टी ज्यादा होगी। सही है, और हेल्थ केयर और एजुकेशन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर एक और रीजन लिख सकते हो कि इनकम की इनइक्वालिटी होगी। इनकम इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम है जो प्रोड्यूसर के कंट्रोल के अंदर होता है ना, प्राइवेट प्रोड्यूसर के, और वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो उधर अमीर ज्यादा अमीर अमीर होता रहेगा, गरीब गरीब होता रहेगा, तो इसलिए इनकम इनइक्वालिटी की वजह से भी पॉवर्टी ज्यादा है। सही है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली वांट्स को टारगेट कर रहा होता है, नीड्स को टारगेट नहीं करता, और नीड्स का लेना देना गरीब से और गरीब का लेना देना पॉवर्टी से है। तीसरा रीजन। चौथा रीजन भी ये भी लिख सकते हो कि मेरिट गुड्स हो गया। मेरिट गुड्स जो कि हेल्थ केयर एजुकेशन है, ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में अंडर कंज्यूम्ड करे जाते हैं। अंडर कंज्यूम्ड क्यों करे जाते हैं? क्योंकि वो उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसलिए वो उसकी सप्लाई कम रखता है, इसको अंडर प्रोड्यूस करता है। तो और ये मेरे हिसाब से सबका हक है कि सब इसको एक्सेस करें ना, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर काउंट होता है, इसलिए भी पॉवर्टी ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, फिर आप ये भी लिख सकते हो कि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर फर्म मोनोपोली बन के ज्यादा प्राइस चार्ज कर रही हैं, इसलिए लोग नॉर्मल बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए भी पॉवर्टी ज्यादा है। ये तो चार पांच रीजन वो हो गए जिससे पॉवर्टी बढ़ सकती है, लेकिन अब आपको वो रीजन लिखने हैं कि जिससे पॉवर्टी ज्यादा हमेशा नहीं होगी। पहला रीजन, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कंपटीशन ज्यादा होगा, फर्म्स ज्यादा होंगी, तो कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से एक कम प्राइस चार्ज करी जाएगी, और जब कम प्राइस चार्ज करी जाएगी तो लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्डेबल होंगे, जिससे इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो इससे पॉवर्टी कम होगी। ओके, बताओ भाई, फिर दूसरे पे जाऊं। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर का एम होगा प्रॉफिट, इसलिए वो क्वालिटी वाला काम कराना चाहेगा अपने वर्कर्स से। जब वो क्वालिटी वाला काम कराएगा तो वो ज्यादा वेज रेट भी पे कर रहा होगा। अगर आप गवर्नमेंट की बात करो तो गवर्नमेंट मिनिमम वेज देती है, खाली ज्यादा नहीं देती, सिर्फ मिनिमम वेज देती है जो उसने सेट करी होती है। लेकिन प्राइवेट प्रोड्यूसर आपकी जॉब के ऊपर, आपके काम को देख के आपके पैसे डिसाइड करता है, तो चांसेस है कि वर्कर को ज्यादा इनकम मिले, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, जिससे पॉवर्टी कम हो। अच्छा, फिर ये भी लिख सकते हैं कि आई थिंक जिन कंट्रीज के अंदर प्राइवेट प्रोड्यूसर एफिशिएंट होता है ना, वहां पर एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी कम होती है। वहां पर लोगों को बेसिक नेसेसिटीज एज अ फ्रिंज बेनिफिट दिए जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स चेक व्हाट द मार्किंग स्कीम सेज अबाउट दिस क्वेश्चन। कुछ नया हम क्या पता सीख लें। ठीक है, तो यार ये मार्किंग स्कीम कह रही है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात बता चुका, वेलफेयर बेनिफिट के ऊपर कोई खर्चा नहीं होगा, अमीर अमीर होगा, इनकम इनइक्वालिटी बताया, मेरिट गुड्स के बारे में बताया, मोनोपोली बन सकती है ये भी बताया, डिसएडवांटेज में कंपटीशन वाला बात बताया, एफिशिएंट होंगी इसलिए वेज ज्यादा होगी ये भी बता दिया, और थर्ड पॉइंट हमें मिला है कि, अच्छा थर्ड पॉइंट ये है कि जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी ना मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, तो इससे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एजुकेशन हेल्थ केयर पे बढ़ेगी, इससे भी पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है। ठीक है ना, बहुत सारे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें कोई ना कोई डायग्राम बना के लिंक करना होगा, तो लेट्स सी विच डायग्राम वी कैन मेक। ठीक है, आ जाए, चलें भाई शुरू करते हैं। अच्छा जी, पार्ट डी, पहला तरीका। तरीका आपको याद है, पहली लाइन आपको हमेशा कॉपी पेस्ट करनी है। सही है, पहली लाइन आपको हमेशा कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। अ हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, अ हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, अ हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी is likely to exist in a high level of poverty is likely to exist in a high level of poverty is likely to exist in market economic system. A high level of poverty is likely to exist in market economic system. क्यों? A high level of poverty is likely to exist in market economic system
as there will be chances of firms being a monopoly, so will be charging being a monopoly, so will be charging a higher price, being a monopoly, so will be charging a higher price, um, which will reduce, will be charging a higher price, which will reduce standard of living, as it will affect दी क्वालिटी ऑफ लाइफ। यार जब प्राइस बढ़ेगी तो सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर इफेक्ट आएगा ना। अगर पहला बंदा 10 चीजें खरीदता था तो अब 5 खरीद सकेगा, 8 खरीद सकेगा। सही है। रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन पॉवर्टी। ठीक है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन पॉवर्टी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। सही है। ठीक है भाई, आगे भी लिख सकते हो कि वो बेसिक नेसेसिटीज की प्राइस बढ़ जाएंगी, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अनदर रीजन इज सिंस, हाँ किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अनदर रीजन इज सिंस इन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, another reason is since in market economic system, another reason is since in market economic system firms have an aim of profit maximization, firms have an aim of profit maximization, so will be earning a higher revenue। so private producer कर लो इसको ना। so private producer so private producer so private producer will be earning a higher revenue, so private producer will be earning a higher revenue which will increase इनकम इनइक्वालिटी। अब देखो, जब आप है ना कोई ऐसी चीज लिखो ना, जैसे अभी मैंने इनकम इनइक्वालिटी लिखी, तो एग्जामिनर बोलता है जब बच्चा कोई ऐसी चीज लिखे तो उसका मतलब भी समझाए। तो यार इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा। दैट इज रिच विल बिकम मोर रिचर, दैट इज रिच विल बिकम मोर रिचर, दैट इज रिच विल बिकम मोर रिचर, विच विल रिड्यूस विच विल रिड्यूस विच विल रिड्यूस पॉवर्टी इन द कंट्री। एक सेकंड रुकना। तो क्या भाई, अब है ना हम लोग साइड चेंज करेंगे। अब हम लोग साइड चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे भाई? हाउएवर अ हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी is not likely, however a high level of poverty is not likely to always exist in to always exist in market economic system will increase। सही है, कर देता हूँ भाई, कर देता हूँ, थैंक यू। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम एज, अरे यार सॉरी, मैंने चैट बॉक्स देखा नहीं है। एज देयर विल बी हायर लेवल ऑफ कंपटीशन, एज देयर विल बी हायर लेवल ऑफ कंपटीशन। सही है।
as there will be higher level of competition. So firms will reduce prices. So firms will reduce prices, which will increase affordability of consumers, comma, increasing their standard of living, and reducing poverty. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया सही। लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, डिसएडवांटेजेस का। अब क्या लिखेंगे भाई, आखिरी पॉइंट बता दो। लास्टली, एट टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एट टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी, लास्टली इन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, मैं डायरेक्ट शुरू कर दिया था पॉइंट को। लास्टली इन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, since producer focuses on wants of consumer, ठीक है ना भाई, वो wants के ऊपर फोकस करता है। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में wants के ऊपर फोकस करा जाता है, प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर नीड्स के ऊपर करा जाता है ना, तो वो मार्केट नीड wants के ऊपर फोकस करता है, तो सो एफिशिएंसी इज एनकरेज्ड, which will result in higher wage rate, भाई एफिशिएंसी चाह रहा होगा वो, जिसकी वजह से वेज रेट बढ़ेगी। जब बंदा एफिशिएंट होगा तो ज़्यादा पैसे कमाएगा ना, ज़्यादा वेज मिलेगी, विच विल रिजल्ट इन हायर वेज रेट, कॉमा, इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अब एक बच्चे ने पूछा है कि क्या कहते हैं, एक बच्चे ने पूछा है कि वांट्स के ऊपर फोकस करने से वेज रेट कैसे बढ़ेगा। भाई वांट्स क्या है, मैं कहता हूँ मुझे ये शलवार कमीज चाहिए मेरी फिटिंग के हिसाब से, तो वो मेरी वांट के ऊपर फोकस कर रहा है ना, वो क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। जब वो क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली जब वर्कर ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा, तो फिर वो ज्यादा वेज रेट पे कर रहा होगा ना उसको, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और पॉवर्टी रिड्यूस होगी। ठीक है, नाउ यू गाइस मे टेक पिक्चर, जल्दी से पिक्चर ले लें आप लोग। ठीक है, जल्दी से पिक्चर ले लें आप लोग फटाफट से। मैं पिक्चर ग्रुप पे भेज देता हूँ, 2 मिनट दो, पहले आप लोग चेक कर लो। पीडीएफ यार सवाल खत्म होने के बाद आपको मिलेगी। ओके, ठीक है भाई।